तो आज हम बात करेंगे आर्सेनिक एल्बम, ठीक है, एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी जिसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्लिनिक में। स्टिल बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं आर्सेनिक एल्बम में, ठीक है। बहुत जगह उसको गलत प्रिस्क्राइब कर देते हैं, या हमें लगता है कि पेशेंट एंग्शियस है तो चलो बस आर्सेनिक एल्बम दे दो। तो आज डिस्कस करेंगे कि जो आर्सेनिक एल्बम है उसके पीछे के कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, उसके पीछे की फीलिंग्स क्या होती हैं, और उन सेंसिटिविटीज और फीलिंग को आर्सेनिक कैसे ओवरकम करता है। आपको क्लिनिक में बाकी जगह वो कैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आर्सेनिक एल्बम, ठीक है। तो अगर मैं आर्सेनिक एल्बम को अगर क्लिनिकली सोचता हूँ, जो पेशेंट्स हैं उनमें एंटर करता हूँ, तो जो 3 वर्ड मेरे माइंड में आते हैं आर्सेनिक एल्बम के, ठीक है। सबसे पहले होता है एक सिंसियर डिस्पोजिशन, ठीक है। सो व्हाट इज द सिंसियरिटी मीन? सिंसियर का क्या मतलब है? सिंसियर का क्या मतलब है? रेगुलरिटी। सिंसियरिटी। सिंसियर का रेगुलरिटी। क्या मतलब? रेगुलरिटी। ओके, वन पॉइंट। बट व्हाई अ सिंसियर पर्सन इज रेगुलर? मैं सिंसियर क्यों बोलूंगा, मैं फिर रेगुलर पर्सन बोल दूंगा। आप मटीरिया मेडिकास देखते हैं ना, जैसे डॉक्टर कैंट ने एक्सप्लेन किया हुआ है, डॉक्टर विठलकस ने एक्सप्लेन किया हुआ है, या तो उनमें वो बोलते हैं कि क्या रेमेडी को इसको बोलते हैं सिंसियर अर्नेस, राइट। तो सिंसियरिटी में रेगुलरिटी, ठीक है, एक पार्ट है, लेकिन क्या सिर्फ रेगुलरिटी ही है जो सिंसियरिटी बनाता है? जो भी बंदा रेगुलर है क्या वो सिंसियर है? व्हाट इज सिंसियरिटी? किसको हम सिंसियर बोलेंगे? सर एक टाइप का जनरल अवेयरनेस। एक जनरल अवेयरनेस किस चीज के लिए? सब सभी चीजों के लिए सर। सभी चीजों के लिए सर। जनरल अवेयरनेस सभी चीजों के लिए। ओवरऑल। बट वो अवेयरनेस का सिंसियरिटी से क्या लेना? कौन से लोग हैं आप काम को देखते हैं, लेके या कौन से ऐसे ही होती है केस हिस्ट्री में कि हम केस हिस्ट्री पढ़े और बोले यार ये बंदा सिंसियर है, ये एक सिंसियर डिस्पोजिशन है? सर जो अपनी ड्यूटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लीट करें। ओके। कंटेंशियस, कंसेंशियस, ड्यूटीफुल, रेगुलर, अवेयर, ये 4 चीजें निकल के आई हैं सिंसियरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो इन एक्चुअल द सिंसियरिटी मीन्स, व्हाट सिंसियरिटी मीन्स? द पीपल who believe in what they do. You understand? The people who believe in what they do. चाहे वो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल तो कोई भी हो सकता है, बट बहुत सारे लोग जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें बिलीव नहीं करते। चल यार मैं इनके कहने पे कर रहा हूँ काम, बट मैं बिलीव नहीं करता कि मेरे को ये करना चाहिए। दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग, राइट। तो सिंसियरिटी, व्हाट इज सिंसियरिटी? सिंसियरिटी मीन्स व्हेन दे टेक अप अ टास्क, द पीपल, जो भी वो काम करते हैं, चाहे वो पढ़ने का हो, ठीक है, चाहे वो घर में पेरेंट्स की हेल्प करने का काम हो, चाहे वो अगर कोई टीचर ने काम दिया उन्होंने करना है, तो उस काम में वो बिलीव करते हैं। दे आर नॉट डूइंग दैट थिंग कि सिर्फ मुझे बोला गया है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ सिंसियर पीपल। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल अ सिंसियर पीपल। यार बहुत सिंसियर है, जो बंदे सिर्फ काम करने के लिए काम नहीं कर रहे, बट दे बिलीव इन दैट वर्क व्हाट दे डू। इफ दे आर अ लॉयर, वो बिलीव करते हैं कि हाँ भाई ये लॉयर एक बहुत अच्छा काम है और मैं इसके लिए बना हूं करने के लिए। इफ दे आर अ डॉक्टर, दे जेन्युइनली बिलीव कि यार मेरे को ये डॉक्टर का काम करना चाहिए, ठीक है, मैं इस वर्क में बिलीव करता हूँ। वो नहीं कि फंसे हुए यार मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ चला गया। वैसे वो काम करते नहीं,
खाना पूर्ति जिसको हम बोलते हैं खाना पूर्ति करना, वो नहीं होता। सिंसियरिटी का मतलब है जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी वो एफर्ट्स कर रहे हैं, उसमें वो बिलीव करते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट सिंसियरिटी मीन। व्हाट आर द अदर रेमेडीज जिसको हम बोले यार ये सिंसियर कॉन्स्टिट्यूशन है? व्हाट आर द अदर रेमेडीज एक्सेप्ट आर्सेनिकम? और कौन सी रेमेडीज हैं जो सिंसियर कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं? The other remedies are Ignitia, Silesia, Silesia, Ignitia, Carcinosin, Natrum, Aurum, Carcinosin, Aurum, काली ग्रुप नहीं होता सिंसियर, Natrum, Natrum muriaticum and Natrum sulfur and Natrum carbonic are sincere, 3 natrums. Okay, Lycopodium in their spora are very sincere in the soric phase. These are the sincere remedies. Staphylos gyria is a sincere remedy. They genuinely believe in the efforts they are putting. जो भी वो efforts put कर रहे हैं, they genuinely believe in that thing. This is a sincerity. ठीक है ना? अगर किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को बोला बच्चे पढ़ाई करना जरूरी है अपने लिए, तो वो बच्चा जो सिंसियर बच्चा है वो बिलीव करेगा कि हाँ यार मम्मी पापा सही बोल रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ सिंसियर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन आर्सेनिकम, इन माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस, 3 पिलर जो आर्सेनिकम में एंटर होने के लिए मुझे चाहिए। फर्स्ट, दे नीड टू बी सिंसियर, जो भी वो काम कर रहे हैं, उनकी कोई जॉब है या जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं या उनका पास्ट एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं वो उन्होंने सिंसियरली की हैं। दूसरा, कॉम्प्रीहेंशन इजी, दे हैव अ ब्रेन व्हिच इज वेरी शार्प एंड इट हैज अ टेंडेंसी जो इजीली कॉम्प्रीहेंड कर ले नई चीजों को, नए आइडियाज को, नए लॉजिक्स को। बट बीइंग अ इजी कॉम्प्रीहेंशन एंड सिंसियर, दे स्टिल आर रिजिड माइंडेड। जो उनके लॉजिक्स हैं, जो उनकी लाइक्स डिसलाइक्स हैं, they are very rigid about that thing. So these are the 3 pillars जिससे हमने एंटर करना होता है आर्सेनिक में। अगर ये 3 पिलर आ रहे हैं, इसमें और भी आती हैं। इन्हीं 3 पिलर में कौन सी आती हैं? इग्निशिया आती है, सिलीशियाज आते हैं, नेट्रम सल्फ आते हैं। ठीक है, नेट्रम म्यूरेटिकम की जो कॉम्प्रीहेंशन है वो इजी नहीं होती, तो नेट्रम म्यूरेटिकम इस फेज में नहीं आती है। ऑरम्स आते हैं, कार्सिनोसिन आते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 5 रेमेडीज: इग्निशिया, ऑरम, कार्सिनोसिन, आर्सेनिकम एंड नेट्रम सल्फ। जो सिंसियर भी है, कॉम्प्रीहेंशन भी इजी है, बट स्टिल दे आर रिजिड माइंडेड। माइंड रिजिड है नए लॉजिक्स के लिए। तो जब भी आर्सेनिक में मैं एंटर करता हूं, सो दीज आर द 3 थिंग्स व्हिच आई लुक इनटू द पेशेंट टू एंटर। 3 क्राइटेरिया, राइट? सो इसको हमेशा याद रखना है। Then comes the arsenic. Arsenic is one of the most insecure remedies, जो हम सब बोलते हैं जी। एंशियस है या एप्रीहेंशन आप बोलते हैं बहुत ज्यादा है। ठीक है, but this is a most insecure remedy which has been originally proven by Dr. Hahnemann himself. आज हमने इस इनसिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करना है कि उसमें इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, एप्रीहेंशन है, क्यों है। कई लोग when they go into the disease state, they go into anxiousness and apprehension. तो हम सोचते हैं कि यार ये आर्सेनिक हो सकता है। उसमें आवाज नहीं आती ना क्लियर। हेलो, तो हम सोचते हैं यार एंजाइटी है, एप्रीहेंशन है, ठीक है ना, तो हम सबसे पहले आर्सेनिक सोचते हैं। बट एंजाइटी, एप्रीहेंशन में देयर आर अदर 150 to 200 रेमेडीज, बहुत सारी दवाइयां हैं। तो आर्सेनिक की एंजाइटी और एप्रीहेंशन कैसे स्टैंड आउट होगी, ये हमने सीखना है। बहुत बार क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, स्पेशली जब हम इनिशियल स्टेज में होते हैं, पहले 2 साल 3 साल में, हम आर्सेनिक को ओवर यूज कर देते हैं, गलत प्रिस्क्राइब कर देते हैं।
कि यार एंशियस लग रहा है ये पेशेंट ने पूछ लिया कि डॉक्टर साहब कब तक ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा, चल इसको आर्सेनिक दे दें। दिस इज नॉट आर्सेनिका। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार ये एंग्जाइटी और एप्रीशिएशन कहां से जनरेट हो रही है, ये आई क्यों रही है आर्सेनिक में। तो इन आर्सेनिक देयर इज अ कांस्टेंट फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। ठीक है, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल है, कांस्टेंट है ये, बचपन से जैसे वो पैदा हुआ है। आर्सेनिक ने जब वो मदर के वूम में है, जो थ्रेट्स देखी, जो फियर देखा, जो एंटीसिपेशन देखी आर्सेनिक पेशेंट ने, उसने दिमाग में ये बना लिया कि ये जो दुनिया है ना, ये स्टेबल नहीं है, ये एक इनस्टेबल चीज है। ठीक है, हम जो भी हमारी चीजें हैं हम कभी भी इसको लूज कर सकते हैं। तो उसने वो डर ले लिया कि भाई जो ये लाइफ है ये टेम्परेरी है, ये इनस्टेबल है। और दूसरी फीलिंग विच कम्स विद आर्सेनिक फ्रॉम द मदर्स वूम इज स्टक अप फीलिंग, फंस ना जाऊं, सिचुएशन में फंस ना जाऊं, मैं कहीं पे भी बुरा ना फंस जाऊं। तो ये जो दो फियर है, तो फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल एंड अदर इज अ स्टक अप फीलिंग, ये दो चीजें जो हैं ये आर्सेनिक को आर्सेनिक बनाना शुरू कर देती है। अपने इन दो डर की वजह से वो अपनी प्रेपरेशन शुरू कर देता है लाइफ की। ठीक है, सो बेसिकली फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल और फियर ऑफ लूजिंग कहां से आता है, सेपरेशन कन्फ्लिक्ट, चीज ना कुछ लूज कर दूं, मैं इनको ना लूज कर दूं। ठीक है, और स्टक अप फीलिंग उसका जो सेकेंडरी कन्फ्लिक्ट, तो सेपरेशन कन्फ्लिक्ट और उसके साथ साथ स्टक अप फीलिंग। अभी इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट और एक मजेदार चीज होती है। अभी सेपरेशन कन्फ्लिक्ट जो सल्फर का है और जो आर्सेनिक का है वो डिफरेंट कैसे है। ठीक है ना, तो सेपरेशन कन्फ्लिक्ट की बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन क्या है, सल्फर। सेपरेशन कन्फ्लिक्ट की जो आर्सेनिक का होता है वो उससे डिफरेंट कैसे होता है, जो सल्फर का सेपरेशन कन्फ्लिक्ट है दैट इज फॉर द लव्ड वन, जो मेरे प्यारे हैं। जो आर्सेनिक का सेपरेशन कन्फ्लिक्ट है थ्रू एंड थ्रू, दैट इज ऑफ द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, इमेजिनरी वर्ल्ड। ठीक है ना, कैसे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, मेरी पोजीशन, उसको किस चीज से सेपरेट नहीं होना है, किसी इंसान से उसको सेपरेट होने का डर नहीं है, मेरी पोजीशन से मैं सेपरेट ना हो जाऊं, मेरे ऑनर से मैं सेपरेट ना हो जाऊं। ठीक है, मेरी जो सिक्योरिटी है, मेरा फाइनेंस है, ये मेरे से दूर ना चला जाए। आर्सेनिक एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, बहुत वाइड, बहुत बहुत उसका लंबा एक्शन है हमारी बॉडी में, हर ऑर्गन पे एक्शन है। ठीक है, हर पार्ट पे एक्शन है। तो इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे कंफ्लिक्ट्स को कवर करती है, जैसे स्टारवेशन कंफ्लिक्ट हो गया, डीवैल्यूएशन हो गया, कवर सब कंफ्लिक्ट्स को करती है। बट इसमें ये समझना है कि ये कंफ्लिक्ट सेकेंडरी कंफ्लिक्ट्स हैं आर्सेनिक के लिए। सेकेंडरी कंफ्लिक्ट का क्या मतलब, जो बाद में आते हैं। प्राइमरी कंफ्लिक्ट क्या है, जो सबसे पहला कंफ्लिक्ट है वो क्या आता है आर्सेनिक में, फियर ऑफ लूजिंग। ठीक है, और दूसरा क्या आता है, स्टक अप फीलिंग, मैं फंस ना जाऊं, कोई भी ऐसी सिचुएशन लाइफ में ना आए जहां पे मैं फंस जाऊं, कोई ऐसी सिचुएशन ना लाइफ में आ जाए जहां पे मेरे को मेरे स्टेबिलिटी लूज करनी पड़े। और जो ये दो फीलिंग्स है ना, यही उसको फिर इनसिक्योर बना देती है। ये दो फीलिंग्स जब आपके बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है ना, तो आपको पता है कि यार कुछ भी टेम्परेरी नहीं है, और कुछ हर किसी चीज को मैं टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। आर्सेनिक पीपल वो होते हैं जो कोई भी चीज को हल्के में नहीं लेते। ठीक है, दे आर नॉट केयरलेस, दे आर नॉट हीडलेस, दे आर नॉट केयर फ्री, यार चल कोई नहीं हो गया ना, ठीक है, उनके लिए हल्के में नहीं लेते हो। क्योंकि इन दोनों कंफ्लिक्ट ये वो मदर वूम से लेके आते हैं, और यही दो प्राइमरी कंफ्लिक्ट है। जब हम पास्ट हिस्ट्री देखते हैं, या कोई बच्चा आया है आपके पास, उसमें हम प्रेगनेंसी हिस्ट्री देखते हैं, तो उनमें हमेशा आर्सेनिक जहां पे भी प्रिस्क्राइब होते हैं वहां पे देखते हैं फियर ऑफ लूजिंग और स्टक अप फीलिंग, दो कंफ्लिक्ट चलते हैं आर्सेनिक में। ठीक है, तो फियर ऑफ लूजिंग में क्या है, फियर ऑफ लूजिंग मनी, पैसा ना लूज कर दूं, इसलिए वो क्या हो जाता है, फिर क्या हो जाता है आर्सेनिक,
एवराइज हो जाएगा, ध्यान से खर्चेगा, मनी माइंडेड हो जाएगा। फियर ऑफ लूजिंग पोजीशन इन सोसाइटी, यार मेरी जो सोसाइटी, मेरी फैमिली में मेरी पोजीशन है, मेरे को अच्छा बच्चा समझते हैं, मेरे को इतना ऑनर करते हैं, मैं ये ना लूज कर दूं, इसलिए वो क्या हो जाएगा आर्सेनिक, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो जाएगा, सिंसियर हो जाएगा, कंसेंशियस हो जाएगा। फियर ऑफ लूजिंग हेल्थ, यार मेरी जो हेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ, तो मैं इसको ना खो दूं, इसलिए आर्सेनिक क्या हो जाएगा पहले से, एंशियस अबाउट हेल्थ, कॉन्शियस अबाउट हिज डाइट, हिज रूटीन, इसलिए फिर वो रूटीनिस्ट हो जाते हैं। रूटीनिस्ट क्यों हो जाते हैं कि भाई एक हेल्दी रूटीन फॉलो करूं ताकि मेरी कोई भी चीज की गड़बड़ ना हो। देन फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस, और लव्ड वंस नहीं, ये सल्फर का है। फियर ऑफ लूजिंग ट्रस्टेड पीपल, वो लोग जिन पे मैं भरोसा कर सकूं। जो एक पीओवी है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है जो आर्सेनिक का, उसको समझो, वो दुनिया को कैसे देख रहा है, एक मटीरियलिस्टिक वे से देख रहा है, एक प्रैक्टिकल वे से देख रहा है। आर्सेनिक दुनिया को इमोशनल वे से नहीं देखता। जस्ट लाइक ब्रायोनिया, आर्सेनिक भी जो आता है वो लाइफ को एक प्रैक्टिकल वे से देखता है कि यार एक्चुअली लाइफ है क्या। तो इसलिए उसको लव्ड वन कम इंपॉर्टेंट है, ट्रस्टेड पीपल, यार जो मेरी हेल्प कर सकें, जिन पे जब मेरा बुरा टाइम आए मैं रिलाई कर सकूं, चाहे वो मदर फादर हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे वो बच्चे हो, वो ना मेरे से दूर चले जाए। फियर ऑफ लूजिंग फूड, ठीक है, फियर ऑफ लूजिंग फूड, फूड वहां से स्टारवेशन कन्फ्लिक्ट आता है। तो पहले ही क्या होता है, इसका डिफेंस क्या आता है, लिखा पहले ही यार लिमिटेड खाओ कि बाद में खाना छोड़ना पड़े, इससे अच्छा है पहले ही लिमिटेड खाओ। फियर ऑफ लूजिंग साल्वेशन, बट इज सैल्वेशन मुक्ति, इस लाइफ का नहीं सोच रहा, वो आगे का भी सोच रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंटीसिपेशन है। तो कहता इस जिंदगी तो ठीक है, लेकिन आगे की जिंदगी में भी शांति और मुक्ति बने रहे, इसलिए रिलीजियस हो जाओ। तो दीज आर द फियर ऑफ लूजिंग, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दिस fear of losing, because of this stuck up feeling, the arsenic, they come across as a watchful people, ठीक है ना। This fear of losing and to defend against constant threat of world makes arsenic watchful, ठीक है ना। तो उसको उसमें क्या होगा, वॉचफुल हो जाएगा आर्सेनिक। व्हाट इज वॉचफुल, watchfulness is the heightened alertness of mind, heightened observation of mind, आसपास से क्या चल रहा है, सेंसेस अलर्ट हो जाएंगी सारी आर्सेनिक की, कौन सी चीज किधर पड़ी है, आसपास क्या चल रहा है, ठीक है, वो हर चीज के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाएगा। सो दिस इज आर्सेनिकम, दैट इज व्हाई इट गोज इनटू द वॉचफुल रेमेडीज। हमने जब गुरुकुल में की थी वॉचफुल रेमेडीज, जहाँ पे हमने आर्सेनिक के बारे में डिस्कस किया था। सो दैट इज द कॉज फॉर आर्सेनिक टू गो इनटू द वॉचफुलनेस। आउट ऑफ दिस फियर ऑफ लूजिंग, जो हमने पहले पढ़ा कि यार उसका जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज फियर ऑफ लूजिंग। तो ये फियर के कारण, लॉस फियर के कारण, दिस जो हमने बात की ना अभी, फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ लूजिंग पोजीशन इन सोसाइटी, फियर ऑफ लूजिंग हेल्थ, फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वन, फियर ऑफ लूजिंग ट्रस्टेड पीपल, ये फियर के कारण अभी आर्सेनिक कैसा हो जाएगा, पहला ऑडियल हो जाएगा, मतलब एक ऑर्डर में रहना शुरू कर देगा। इतने बजे उठूंगा, ये मेरा खाने का टाइम होगा, फिर मैं रोज सैर जाऊंगा, फिर इतने बजे काम पे पहुंच के इतने से इतने वर्क करूंगा, इसके बाद, और ये सिर्फ एक डेली ऑर्डर नहीं, ये आगे का भी ऑर्डर हो जाएगा कि यार ज्यादा काम हो गया तो मेरी डिजीज ना हो जाऊं मैं, इसलिए ये दिन है जब मैं पक्का कांस्टेंट हॉलीडे लूंगा। दूसरा क्या रहता है, डिसिप्लिन, दे बिकम वेरी डिसिप्लिन्ड। तीसरा क्या आ जाता है, वॉचफुल, बिकॉज ऑफ दिस फियर ऑफ लूजिंग वॉचफुल हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि कोई भी थ्रेट है, कोई भी जो आउटसाइड थ्रेट है उसको मैं पहले से ही परसीव कर लूं, उस थ्रेट को मैं
पहले से ही रिकॉग्नाइज कर लूं ताकि उसके लिए मैं पहले से रिएक्ट कर सकूं, इसलिए वो वॉचफुल हो जाता है। देन दे बिकम एवराइज, ठीक है, एवराइज कंजूस हो जाता है। उसके बाद रिलीजियस, दे बिकम वेरी रिलीजियस, ठीक है। बट ये रिलीजियस स्टेट पता कब आती है आर्सेनिक में? इनिशियल, शुरू से नहीं आती। जैसे कल्कीरिया का बच्चा है, कल्कीरिया के बच्चों के में हम क्या बोलते हैं, कल्कीरिया ग्रुप में, कि उनकी जो प्रिकॉसिटी होती है वो रिलीजियस होती है, रिलीजियस प्रिकॉसिटी, कैलकेरिया कार्बोनिका, ठीक है। दे गो इनटू रिलीजियस प्रिकॉसिटी, वो बच्चे बचपन से ही रिलीजियस होते हैं। आर्सेनिकम्स कब रिलीजियस होते हैं? एंड दे गो इनटू फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, कि यार मैं सारी एफर्ट कर रहा हूं लेकिन जो मेरा डिजायर रिजल्ट है वो नहीं आ रहा। तो जो उनकी रिलीजियसनेस है ये एक सेकेंडरी फेज में आती है, जब साइकोसिस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब उनको लगता है मैं एफर्ट तो कर रहा हूँ लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर उनको ये फील होने लग जाता है यार मैं ना थोड़ा शायद मेरी किस्मत खराब है, मैं मिसफॉर्चुनेट हूं। देन टू काउंटर दैट मिसफॉर्चून, जो मेरी किस्मत खराब है, वो क्या होते हैं फिर रिलीजियस डिपेंडेंसी दिखाते हैं, फिर वो रिलीजन की डिपेंडेंसी दिखाते हैं। जब तक उनके प्लान्स वर्कआउट होते हैं दे आर नॉट दैट रिलीजियस, बट जैसे ही जो उनके प्लान्स है वो वर्कआउट होना हिल जाता है, दे गो इनटू रिलीजियसनेस, दे बिकम ट्रेडिशनल। हम पढ़ते हैं आर्सेनिक इज अ ट्रेडिशनल पीपल। ट्रेडिशनल क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल थिंग्स हैं वो लोगों ने यूज की हैं और वो सिक्योर है, इसलिए उनको लगता है यार ट्रेडिशनल वे इज द बेस्ट वे। क्यों नए रिस्क लेने, क्यों अपने दिमाग को नई तरफ लेके जाना। दे बिकम रिस्पॉन्सिबल, फिर वही फियर ऑफ लूजिंग कि यार इससे अच्छा कि मैं लूज करूं कुछ तो मैं पहले से ही रिस्पॉन्सिबल हो जाऊं। दे बिकम फास्टिडियस, ठीक है, चीजों का ऑर्डरली रखना, चीजों की केयर करना, चीजों को प्रॉपर रखना, ये कोई नुकसान ना हो जाए किसी भी तरह से। दे बिकम पर्टेनिसिटी, पर्टेनिशियस, दे बिकम पर्टेनिशियस। जो ये पर्टेनिसिटी है, पर्टेनिसिटी क्या मतलब है कि जो लोग बहुत ज्यादा उद्यमी होते हैं, जो लोग दृढ़ इरादे वाले होते हैं, कि अगर किसी चीज के पीछे लग गए तो फिर लग गए, दृढ़ इरादा, कि अगर कुछ ठान लिया तो फिर उसके पीछे लगे रहना, दैट इज पर्टेनिसिटी। रेगुलरिटी होती है जिसमें फोकस होता है, कि अगर एक टारगेट बना लिया कि मछली की आंख देख ली तो उसको फिर पाना है, दैट इज आर्सेनिकम। हार्ड वर्कर, पर्टेनियस। एंड देन पंक्चुअल एंड पीरियोडिक, बहुत पंक्चुअल, टाइम के पंक्चुअल, हर चीज टाइम से हो, टाइम के अनुसार हो। यही पढ़ते हैं हम आर्सेनिक में, ऑडियल, डिसिप्लिन्ड, वॉचफुल, एवराइज, रिलीजियस, ट्रेडिशनल, रिस्पॉन्सिबल, फास्टिडियस, पर्टेनिसिटी, पंक्चुअल एंड पीरियोडिक। क्यों है ये? क्योंकि फियर ऑफ लूजिंग है, जो वूम से आया है, मदर वूम से आया, वो फीलिंग, वो कंफ्लिक्ट वो साथ ही लेके आया, इसलिए उसने ये डिफेंस चुना, ये उसका डिफेंस है। तो शार्क टैंक फॉलो कर रहा है आजकल? बहुत बहुत उसका इंडिया में क्रेज चल रहा है, स्पेशली यूथ में बहुत क्रेज है आजकल। कर रहा है कोई फॉलो शार्क टैंक? यस सर। और किसी ने देखा है कि एक ही बस एक ही लोग फॉलो कर रहे हैं? यस देखा है सर। देखिए ना, हाँ, जो शार्क टैंक है, ठीक है, देखिए ना, तो उसमें जो अश्नीर ग्रोवर है, अश्नीर ग्रोवर आता है ना उसमें, यस सर। दैट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ साइकोटिक आर्सेनिकम। जिन्होंने नहीं देखा वो अभी जाके देख लेना अश्नीर ग्रोवर को, ठीक है। वहां पे लोग पिच करने आते हैं अपने आइडिया, फिर वो लोग पैसा लगाते हैं, जिसका आइडिया अच्छा लगा उसमें पैसा लगाते हैं। दिस इज हाउ द स्कीम ऑफ शार्क टैंक वर्क। तो बाकी लोग सुनते हैं, इमोशनल थिंग्स सुनते हैं, वो सुनते हैं। तो अश्नीर ग्रोवर जो है इंसान, ये वो बीच में से क्या बोलेगा, भाई धंधे की बात कर, ये सब छोड़ दे,
ठीक है। तो उस पे जनरली लोग उसको क्या बोलते हैं, यार ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये बहुत रूड है, ठीक है। दैट इज हाउ आर्सेनिक कम अक्रॉस। वो तुम्हें एंशियस और फियरफुल नहीं दिखेंगे बाहर, जनरली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड, दृढ़ इरादे वाले लोग हैं। जो एंजाइटी है, जो उनकी एप्रीहेंशन है, वो सब अंदर से कवर अप कर लेते, उसको शक्ल पे नहीं दिखेगी वो। वेरी मटीरियलिस्टिक, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ड्राई पीपल। तो इसके बाद उसको देखना, ठीक है, शनील ग्रोवर को देखना। तो आपको एक साइकोटिक आर्सेनिकम कैसा होता है, उसके क्या फीचर्स हैं, कैसी उसकी शक्ल है, वो उसको देखना। देन कम्स आर्सेनिक एल्बम, ठीक है। चिल्ली थर्स्टलेस, थर्मल क्या होते हैं, चिल्ली होते हैं, थर्स्ट क्या होती है, थर्स्टलेस होते हैं। अरिस्टोक्रेटिक, ठीक है, अरिस्टोक्रेटिक लुक होती है। अरिस्टोक्रेटिक लुक अगर नहीं भी समझ आए, ठीक है ना, तो इनके हम बोल सकते हैं एक बहुत ही डिग्निफाइड लुक होती है। डिग्निफाइड लुक क्या होती है कि ये लोग बहुत ग्रेसफुल लगेंगे आपको। फीमेल्स है बहुत ग्रेसफुल लगेंगे, ऐसे नहीं कि ओवर मेकअप कर लिया, ओवर रेडी हो गए, ऐसे नहीं, जितनी जरूरत उतना ही किया। तो ड्रेसिंग सेंस हो गई इनका, ठीक है ना, लहजा हो गया, दैट बिकम्स वेरी, इट लुक्स वेरी डिग्निफाइड। दे हैव अ नाइस सिविलाइज्ड मैनर ऑफ पुटिंग थिंग्स अक्रॉस द टेबल विदाउट अनड्यू एग्रेशन, ठीक है ना। सो दिस इज अ सोरोसाइकोटिक फेज। सोरिक आर्सेनिक और सोरोसाइकोटिक आर्सेनिक क्या होगी, अपने वर्ड्स को ध्यान से चुनेगी। बट जब आर्सेनिक लॉस में एक स्ट्रगल से निकल के बाहर आता है, तो जो इसकी सॉफ्टनेस होती है ना, वो हार्शनेस में बदल जाती है। फिर वो आर्सेनिक कैसे दिखते हैं साइकोटिक वाले, डिक्टेटोरियल एंड हार्श, कि जो उनके मन में है वो मुंह पे बोल देंगे। दे कम अक्रॉस एज अ वेरी रूड पीपल, ठीक है। तो हमारे एक गाना चलता है कि दिल पहला जा नहीं रहा, ये कठोर हो गया, है ना। हम सब जब जिंदगी आगे बढ़ती है 40 साल में, हम सोचते हैं कि यार हमारा अभी दिल है ना, जो बचपन में था, सॉफ्ट हार्टेड थे, सॉफ्ट स्पोकन थे, अभी वैसा नहीं रहा, अभी कठोर हो गए। हमें इमोशंस, पेन्स वो नहीं समझ आती हैं। क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि लाइफ की स्ट्रगल हमें चेंज कर के साथ आर्सेनिक के सोलह में लगते हैं, वो बड़े होके प्रैक्टिकल हार्श मटेरियल जाते हैं। वो आर वेरी सेल्फ, उनको सिर्फ अपने पड़िए, किसी से कोई लेना देना। तो आर्सेनिक में एंटीसिपेटरी एंजाइटी होती है, बट वो क्या होती है, कंसील्ड होती, बंद होती है। तो अगर कोई साइकोटिक केस, सोरिक केस लेके आपके सामने आ रहा है और एंजाइटी और एंटीसिपेशन दिख रही है, तो इट माइट नॉट बी आर्सेनिक। जरूरी नहीं कि एंजाइटी हेल्थ है तो आर्सेनिक। एंजाइटी हेल्थ में 150 रेमेडीज हैं, तो बाकी 149 रेमेडीज कौन देगा। और आपको पता है एंजाइटी हेल्थ में आर्सेनिक एल्बम 3 मार्क्स में भी नहीं पड़ी होगी। हाई इंटेंसिटी रेमेडी भी नहीं है आर्सेनिक एल्बम। नाइट्रिक एसिड है और रेमेडीज हैं जो एंजाइटी हेल्थ में आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इनमें होती है एंजाइटी, इनमें होती है एंटीसिपेशन, इनमें होती है एप्रीहेंशन, बट वो उसको छुपा के रखते हैं, बाहर से कवर अप करके रखते हैं। बाहर से आपको क्या दिखेगा, यार बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है। कैंसर तक के पेशेंट्स मैंने देखे हैं, बहुत ही काम, बहुत काम आएंगे अपनी आपकी क्लिनिक में, राइट क्वेश्चंस पूछेंगे कि डॉक्टर क्या है प्रॉब्लम, क्या चांसेस आपको लगते हैं, पहले भी हुआ है। तो वो जो एंजाइटी एप्रिसिएशन वाला, एंटीसिपेशन वाला फेज है, उसको वो कवर अप कर लेते हैं। दे आर क्रिटिकल एंड सेंसोरियस, क्रिटिकल है, एनालिटिक एंड सेंसोरियस, आउट ऑफ डिसिप्लिन। नाउ कम्स द 3 फेज, ठीक है। तो सोरा में हमें कैसा दिखता है आर्सेनिक, बहुत ही डिलीजेंट, कंसेंशियस दिखता है कि ये बच्चा, ये लोग बहुत ही डिलीजेंट हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही कंसेंशियस है।
साइकोसिस में क्या हो जाता है, दे बिकम करप्ट एंड वीनल। यही जो कंसेंशियस डिलीजेंट लोग हैं ना, दे कैन गो इनटू द करप्शन थिंग। और करप्शन में कैसे जाता है, जब अभी आप रुब्रिक लेंगे ना, एम्बिशन मनी फॉर, सबसे प्रोमिनेंट रेमेडी कौन सी आती है, आर्सेनिक एल्बम। अदर प्रोमिनेंट रेमेडी फॉर एम्बिशन फॉर मनी कम्स एज वेरेट्रम एल्बम। आर्सेनिक एल्बम, वेरेट्रम एल्बम, ये सारी रेमेडीज हैं जो एम्बिशन फॉर मनी में बहुत स्ट्रॉन्ग आती हैं। और इसके बाद जो तीसरी रेमेडी आती है एम्बिशन फॉर मनी में बहुत स्ट्रॉन्गली, वो आती है फ्लोरिकम। ठीक है, फ्लोरिकम ग्रुप। तो इन लोगों में अगर आपने पावर और मनी में चूज करना है तो आर्सेनिक विल गो फॉर द मनी एंड लाइको विल ऑलवेज गो फॉर द पावर। ठीक है ना, लाइफ में इनको ऐसी कोई भी स्टेज आई जहां पे इनको पैसा और पावरफुल पोजीशन चूज करने हैं, आर्सेनिक माइट गो फॉर द मनी थी कि भाई मैं पैसा ना लूज कर जाऊं, ये सिक्योरिटी है। आर्सेनिक जो है वो कम रिस्क टेकर है लाइको से, लाइको रिस्क ले सकता है, आर्सेनिकम्स रिस्क नहीं लेते। वो बोलते हैं कि यार पहले सिक्योरिटी को लेके चले। ठीक है, दे आर वेरी डिक्टेटोरियल, मनी माइंडेड, वेरी इंटेलिजेंट व्हेन इट कम्स टू साइकोटिक फेज। और हमारी क्लिनिक में जनरली बहुत सारे आर्सेनिकम साइकोटिक फेज में ही आते हैं। डिक्टेटोरियल, मनी माइंडेड, वेरी इंटेलिजेंट इन फाइनेंस मैटर्स। द avarice and greed we generally find in arsenicum is because of the desire more than he needs। जितनी नीड है उससे ज्यादा डिजायर है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, जो मैंने केसेस में देखा है। लव फॉर एनिमल्स है ना, अगर कोई बंदा है उसको लव फॉर एनिमल है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और इवन कंसाइंस फॉर एनिमल्स है बहुत स्ट्रॉन्ग, कंसेंशियस है एनिमल्स के लिए, रूल आउट आर्सेनिकम। आर्सेनिकम्स में होता ही नहीं है। इनफैक्ट 3 मार्क्स की रेमेडी है एंड आर्सेनिक व्हेन इट कम्स टू क्रुएल्टी और डिसगस्ट फ्रॉम एनिमल्स। मटीरियलिस्टिक है ना, इमोशंस तो है ही नहीं, तो वो एनिमल्स की केयर लव को कैसे समझेगा बेचारा। वो तो सेल्फ सेंटर्ड हुआ है, बिजनेसमैन है, सेल्फ सेंटर्ड है, कैलकुलेटिव है। तो आर्सेनिक में क्या होता है, क्रुएल्टी एंड डिसगस्ट होता है एनिमल्स में। 3 मार्क्स की रेमेडी है, जैसे आनाकार्डियम हम लेते हैं, वह मिडोरिनम्स लेते हैं, ऐसे ही आर्सेनिकम है, क्रुएल्टी और डिसगस्ट फॉर, इनको एनिमल्स पसंद ही नहीं बेचारों को। देन कम्स फास्टिडियसनेस। ठीक है, और ये जो फास्टिडियसनेस है आर्सेनिकम की, ये सिर्फ अच्छा, फास्टिडियसनेस से भी पहले बहुत लोगों के मैं डिस्कस करता हूँ, बच्चों के साथ केस सुन के या देखता हूँ, डॉक्टर्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। फास्टिडियसनेस को जी ज्यादा हाथ धोता है, ज्यादा साफ सफाई रखता है। टू टेक अ फास्टिडियस थिंग, ठीक है, कोई बंदा फास्टिडियस है, हमें वो सोरे से देखना है कि बचपन से ऐसा है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, हम फास्टिडियसनेस ले रहे हैं लेकिन बंदे के बाल बिखरे हुए हैं, ठीक है ना, बंदे ने खुद बेचारे ने अनआयरन्ड कपड़े पहने हैं, ऐसा नहीं होगा। फास्टिडियसनेस कण कण में होती है, कण कण में। जो लोग फास्टिडियस होते हैं उनके कण कण में, उनके अगर स्वेलिंग भी आती है ना, स्वेलिंग, सूजन भी आती है, वो भी फास्टिडियस आती है। तो जो लोग, कई लोग होते हैं उनको जी बहुत ज्यादा होता है, जी ये डॉक्टर साहब इनको सामान संभालने का बहुत है, ये हाथ बड़ा धोते हैं, नहाते धोते हैं। तो दोज पीपल माइट बी कम अक्रॉस एज एन ओसीडी पेशेंट। ठीक है, उनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, या उनको फियर ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण वो सब कर रहे हैं। तो सिर्फ सुन के फास्टिडियसनेस नहीं लेना, यू नीड टू गो इन डिटेल कि एक्चुअल में हम कोई भी रूब्रिक है, ये तो चलो मैं एक फास्टिडियसनेस की एग्जांपल दे रहा हूँ, एवराइज ले रहे हैं आप, ग्रीडी ले रहे हैं, पीरियोडिसिटी ही ले रहे हैं कंप्लेंट्स की, तो उसको अच्छे से जांचना है, कंफर्म करना है, फिर देन रिकंफर्म करना है, तभी उसको अपने किस्टिक में लेना है। सिर्फ पेशेंट ने कुछ एक बार बोला तो एकदम से नहीं ले लेना, उसको पहले देखना है कि एक्चुअल में ये हर सिचुएशन में फास्टिडियस है, ये थ्रू, और जो ये फास्टिडियसनेस है ये शुरू से रही है कि अभी बीमारी के बाद आ गई है। क्योंकि जो लोग भी एंजाइटी जिनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है,
वो स्टेट ऑफ ओसीडी में चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो वो कंपल्जन आती है उनको, मैं हाथ धो लूं, मैं नहा लूं 4 बार, मैं सारा कुछ साफ कर दूं, ठीक है ना। तो वो चीज आपने डिफरेंशिएट नहीं है कि यार ये एक्सेसिव फास्टिडियस है। देन कम्स पीरियोडिसिटी ऑफ कंप्लेंट। जो कंप्लेंट्स है ये पीरियोडिकली आती हैं, एवरी ईयर आएंगी या एवरी मंथ कि जी हर 25 तारीख को मैंने बीमार इसमें होना ही है, मेरे को हेडेक होता ही है डॉक्टर साहब, हर 25 तारीख को ऑटोमेटिक हेडेक शुरू हो जाता है। ऐसी पीरियोडिसिटीज होती हैं, ठीक है ना। पीरियोडिकल कंप्लेंट्स आती हैं पीरियड के साथ, जब हर सीजन डॉक्टर साहब जब भी पतझड़ का मौसम आएगा मेरी टांग दुखनी शुरू हो जाएगी, दिस इज पीरियोडिसिटी, ठीक है। वुमेन गेट्स देयर मेंसेस एग्जैक्टली ऑन टाइम, क्योंकि जो आर्सेनिक की बॉडी क्लॉक्स हैं, ठीक है, पैदा कैसे हुआ आर्सेनिक, एंड का फीलिंग, कोई मैं अनवांटेड सिचुएशन में फंस ना जाऊं और मेरे जो लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजें मैं उनको लूज ना कर दूं। ये वो बेचारा लेके पैदा हुए, कांस्टेंट इस थॉट को सोचता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो उनकी बॉडी क्लॉक्स हैं, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको हम बोलते हैं, वो भी परफेक्टली अलाइन हो जाती है, वो क्लॉक भी बिल्कुल पंक्चुअल हो जाती है। उनको जो कंप्लेंट्स आनी है, उनको जेन्युइन जो मेंसेस आनी है, इवन जो मॉर्निंग स्टूल आनी है, वो सब चीजें टाइम पे चलती हैं। टाइम, भूख का एग्जैक्ट टाइम, 2 बजेंगे मेरे को खट करके खुद ही भूख लग जाएगी, डॉक्टर साहब मेरे को भूख लगती है, मेरे को उसी टाइम पता लग जाता है, बस देखो जी 2 बज गए। दिस इज हाउ द बॉडी क्लॉक ऑफ आर्सेनिक वर्क। तो ये जो हमने पहले डिस्कस किया कि पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग विल्ड, बहुत ज्यादा परसीवरेंस होती है, ठीक है ना। दीज आर ऑल द ट्रेट ऑफ आर्सेनिक। नाउ विल डिस्कस द इनसिक्योरिटी ऑफ आर्सेनिक। जो हम लेते हैं जी, इनसिक्योर है आर्सेनिकम, वो आर्सेनिकम की इनसिक्योरिटी कैसी होती है और हमारे एज अ फिजिशियन के काम अक्रॉस कैसी आएगी, ठीक है। द इनसिक्योरिटी ऑफ आर्सेनिक विच ड्राइव्स हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरमेंट। वो इनसिक्योरिटी का बेसिक पर्पस क्या होता है कि जो मेरे आसपास का एनवायरमेंट है उसको कंट्रोल करूं। कंट्रोल क्यों करना है, ताकि कोई मुझे थ्रेट ना मिले। So the insecurity of arsenic is on a more physical plane than that of Natromuraticum और Pulsatilla। अभी Pulsatilla और Natromuraticum की क्या है इंसिक्योरिटी, किस प्लेन पे होती है, इमोशनल प्लेन पे। इसका मतलब कि Natromure हो गए, Pulsatilla पीपल हो गए, ये इमोशनली इनसिक्योर होते हैं कि यार मेरे लव्ड वन मुझसे नाराज ना हो जाए, ये लोग मुझसे मुंह ना फेर लें, मेरे दोस्त मुझे छोड़ के ना चले जाएं। दिस इज इमोशनल इनसिक्योरिटी। आर्सेनिक की कैसी है इनसिक्योरिटी, इट इज अ, जैसे मैंने पहले बोला, प्रैक्टिकल इनसिक्योरिटी। जब हमने सेपरेशन कन्फ्लिक्ट की बात की थी, मैंने बोला था यार सेपरेशन कन्फ्लिक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है आर्सेनिक, पर वो सेपरेशन कन्फ्लिक्ट किससे है, वो लव्ड वन से नहीं है, वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स से। मेरी गाड़ी, मेरी पोजीशन, मेरी जॉब, मेरी चीजें, मेरा पैसा, मेरे ट्रस्टेड लोग, मैं उनसे दूर ना हो जाऊं। दिस इज हाउ द आर्सेनिक सेपरेशन वर्क्स। It is not on emotional plane. So this is how we differentiate the insecurity of Natrum or Pulsatilla in comparison to arsenic album. तो हमेशा याद रखना है आर्सेनिक एल्बम की इनसिक्योरिटी जो है वो इमोशनल प्लेन पे नहीं है, वो फिजिकल मटीरियलिस्टिक प्लेन पे है, ठीक है। द मोस्ट आर्सेनिकम्स आर वेल इन कंट्रोल ऑफ देयर, अपने लाइफ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं, एंड कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिफोर देयर डिफेंस मैकेनिज्म ब्रेक डाउन। बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस को झेल सकते हैं आर्सेनिकम में, ये क्षमता है। हम जब पढ़ते थे ना मटीरियल मेडिका, फर्स्ट ईयर में पढ़ते, सेकंड ईयर में पढ़ते, टीचर्स पढ़ाते हैं, हम कैसे लेते हैं कि यार ये बहुत कोई डरा हुआ एंशियस इंसान होगा, ऐसा नहीं होता। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पॉजिटिव पीपल, बहुत ज्यादा क्षमता है उनमें, बट कभी सिचुएशन ही ऐसी आ गई जहां पे उनको बहुत स्ट्रॉन्ग फेलियर्स मिले बैक टू बैक, ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग वो मिला, तब उनका वो डिफेंस टूटता है। नहीं तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर भी झेल सकते हैं, उसको एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, और फिर भी
दे कैन कम अक्रॉस एज वेरी काम पीपल, ठीक है। मैनी आर्सेनिकम पेशेंट जो होते हैं, जनरली जो पेशेंट्स होते हैं वो आपको कंसल्टेशन, आपका जो रूम है क्लिनिक का, उसमें एंशियस नहीं दिखेंगे। स्पेशली जो यंगर वंस होते हैं, ठीक है ना, पीपल आर्सेनिक, वो तो बहुत कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस दिखेंगे आपको। द आर्सेनिक पीपल दे टेंड टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ। नेट्रम और कालीज की तरह नहीं है, यहाँ पे कालीज डिफरेंशिएट हो जाती हैं। जो स्ट्रेंथ है आर्सेनिक की, कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ डिसिप्लिन है, ठीक है ना, वो क्या करता है, उनको कंट्रोल करता है, अपने वो लाइफ के कंट्रोल में रहते हैं। कालीज और नेट्रम में ऐसा नहीं होता, उनको अपनी जिंदगी से डर बना रहता है, यार कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो जाए, मैं कैसे उसको रिएक्ट करूंगा। नेट्रम्स का भी ऐसे होता है, कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं टूट ही जाऊं, मैं ब्रेक ही हो जाऊं, क्योंकि साइकोलॉजिकली दे नो कि हमारा जो माइंड है वो बहुत फ्रेजाइल है। नेट्रम्स दे नो दैट कि मेरे जो इमोशंस है, मेरा माइंड है, बहुत फ्रेजाइल है, तो कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जहां पे मैं टूट जाऊं, मैं कुछ कर ही ना पाऊं, ऐसी कालीज में होता है। बट आर्सेनिक में क्या होता है कि यार चाहे बुरी सिचुएशन आ जाए, लेकिन बस मुझे पहले से पता लग जाए तो मैं उसको फेस कर लूंगा। दिस इज द कॉन्फिडेंस ऑफ आर्सेनिकम विच डिफरेंशिएट देम फ्रॉम कालीज एंड नेट्रम। बट जब ये डिफेंस का बबल बस्ट हो जाता है, जब लाइफ में बहुत ज्यादा शियर एंजाइटी और प्रेशर आ जाता है, या सडन कोई शॉकिंग स्टेज आ गई लाइफ में जिसके लिए वो रेडी नहीं, जैसे सडनली कोई ट्यूमर या कैंसर ही डिटेक्ट हो गया, फिर क्या होता है, ये फियर जो होता है ये ओवरवेलमिंग हो जाता है, ओवर द रूफ टॉप हो जाता है, और फिर जो ये कवर अप का जो आर्सेनिक का बबल है वो बस्ट हो जाता है, पैनिक आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और इस पैनिक के कारण देन जो रेस्टलेसनेस है फिजिकल, वो आर्सेनिक की शुरू हो जाती है, ठीक है ना। साइड देते रहना, जगह चेंज करते रहना, और उसके साथ साथ इस सिचुएशन में क्या होगा, एंजाइटी में जो आर्सेनिक की एंजाइटी और रेस्टलेसनेस की जो सिचुएशन है, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, along with profuse perspiration, बहुत स्ट्रॉन्ग परस्पिरेशन आनी शुरू हो जाएगी। और ये जो रेस्टलेसनेस है ये आर्सेनिक की, ठीक है ना, ये इसलिए नहीं है कि मेरे को रेस्टलेस होके आराम आता है, आराम तो आर्सेनिक को फिर भी नहीं आता रेस्टलेस होके, ये सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि मेंटल इम्यूलेशन होती है आर्सेनिक को। स्टकअप फीलिंग आनी शुरू हो जाती है ना, यार मैं फंस गया, मैं फंस गया, तो जो फंसने की ये सेंसेशन आती है उसको वो ओवरकम करने के लिए वो रेस्टलेस हो जाता है कि यार मैं फंसा नहीं महसूस करता, मेरे को थोड़ा आराम आता है। So in case of arsenicum, the anxiety will generally focus upon the characteristic fears of illness, death, poverty, as well as free floating fear. फ्री फ्लोटिंग फियर आते हैं, थॉट्स आते हैं जाते हैं, स्पेशली कब आते हैं, जब वो अकेले होते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होती है, जब उनका बर्स्ट हो जाता है बबल, पैनिक का एंजाइटी आनी शुरू हो जाती है, तो फिर उनको कंपनी डिजायर होने लग जाती है बॉस को, यार मेरे को अकेला मत छोड़ना। जब मैं अकेला रहता हूँ ना, मेरे को डर बनना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, कंपनी डिजायर होनी शुरू हो जाती है। बट उस कंपनी में क्या होगा कि मेरे पास बैठो, लेकिन यार शोर मत मचाओ, मेरे से ज्यादा बातें मत करो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। दिस इज हाउ आर्सेनिक डिजायर देयर कंपनी, कि सब लोग मेरे आसपास रहे, पर ना तो वो शोर मचाएं, ठीक है, ना ज्यादा मेरे को डिस्टर्ब करें। Unlike an agitated phosphorus, an agitated arsenicum is very hard to reassure, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं कि यार फॉस्फोरस भी बहुत एंशियस रेमेडी है, बट उनको कंसोलेशन एमिल्यूरेट करती है। बट आर्सेनिक में क्या होता है, उनको लगता है कि यार मेरा भी बबल बस्ट हो गया, तो वो क्या होता है, डिस्पेयर स्टेट में जाना शुरू कर देते हैं, और आप जितना मर्जी उनको रीअश्योर करें या कंसोल करें, उनमें कोई भी वो असर नहीं करता, उनको इनफैक्ट कंसोलेशन एग्रावेट करती है। आर्सेनिक इनकंसोलेबल हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, अब जितना भी उनको शांत करो, उनकी एंजाइटी शांत नहीं होती। आप रीअश्योर करोगे कि भाई हो जाएगा ठीक, तू कोई नहीं, ये पैसे का नुकसान हुआ, पैसा तो दोबारा से भी आदत बना लेगा तू, इन बातों से उनको कोई रीअश्योरेंस नहीं मिलेगी।
आर्सेनिक will also at this stage display a prominent fear of being alone, जो हमने पहले बोला, fear of being alone बहुत strong हो जाता है, ठीक है। so now comes the difference of Rustox restlessness and arsenic restlessness। अभी Rustox में restlessness होती है, क्यों होती है? क्योंकि जो उसकी पेन है, जो उसकी स्टिफनेस है, जो उसकी सफरिंग है, जब वो मूवमेंट करता है तो उसमें उसको आराम मिलता है, वो स्ट्रेचिंग करता है, वो बेंडिंग करता है, वो मूव करता है, रास्टॉक्स को उससे आराम मिलता है। पर जो आर्सेनिक की रेस्टलेसनेस है या जो उसकी रेस्टलेसनेस मूवमेंट है, वो सिर्फ इसलिए है कि उसको जो दिमाग में एक स्टक अप फीलिंग है उसको काउंटर करने के लिए, उसको उससे कोई आराम नहीं मिलता। कई बार तो सफरिंग बढ़ भी जाती है, क्यों? क्योंकि इतना रेस्टलेस हो जाता है कि वो एग्जॉस्ट ही हो जाती है उसकी बॉडी। बट मेंटल एमिलियोरेशन सिर्फ मिलती है, डिजीज को कोई एमिलियोरेशन नहीं मिलती। जो उसकी साइकी है, जिसमें स्टक का फीलिंग है, उसको लगता है मैं मूव कर रहा हूँ तो वहां पे मेरे को दिमाग में आराम मिलता है। तो आर्सेनिक पेशेंट जब इस स्टेज में आते हैं जहाँ पे बबल बर्स्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा शॉक में, फियर में चले गए, फिर वो जगह जगह भटकना शुरू कर देते हैं, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास। ठीक है, अगर किसी डॉक्टर से मेडिसिन ले भी ली तो हर घंटे के बाद फोन करना, डॉक्टर साहब अभी मेरे को ये सिम्टम आ रहे हैं, ये ठीक है कि गलत है? डॉक्टर साहब अभी मेरे को ये हो रहा है, ये ठीक है कि गलत है? ठीक है। सो जो क्लिंगिंग पेशेंट्स हैं, जैसे हम लेते हैं कालियार, कैलकेरिया कार, नाइट्रिक एसिड, इनको हम क्या बोलते हैं? क्लिंगिंग पेशेंट, जो बार बार कॉल करेंगे, हर क्वेरी के बाद पूछने के लिए कॉल करेंगे, रीएश्योरेंस चाहिए, तो देन द आर्सेनिक कम इनटू दैट फेज। बट ये बहुत लेटर स्टेजेस में, जब उसमें शॉक इन्फ्लिक्ट हो गया। अगर लाइफ में शॉक इन्फ्लिक्ट नहीं हुआ तो आर्सेनिक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड आपको दिखेंगे। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे फास्टिडियसनेस ऑफ आर्सेनिक। अनदर फास्टिडियस जो रेमेडी काम में क्रॉस होती है हमारे मटीरिया मेडिका में, दैट इज नक्स वोमिका। So now how to differentiate fastidiousness of arsenicum and nux vomica? First, the arsenicum, they try to create order in their environment to reduce anxiety. ठीक है, इस चीज को समझिए। आर्सेनिक की फास्टिडियसनेस क्या है कि मैं हर चीज का एक प्रॉपर ऑर्डर बना दूं ताकि बाद में पर्पस क्या है कि मैं उसके लिए, मेरे को चिंता ना करनी पड़े किसी काम के लिए। अगर मेरे को ये चीज चाहिए तो मैं सीधा उस चीज ड्रॉर में जाऊं, अगर मेरे को मेरी ये वाली शर्ट चाहिए तो मुझे पता होना चाहिए कि वो वहीं पे पड़ी होगी। ठीक है, तो पर्पस क्या है फास्टिडियसनेस की एंजाइटी का? टू क्रिएट एन ऑर्डर टू रिड्यूस एंजाइटी। ठीक है, दिस इज आर्सेनिकम्स फास्टिडियसनेस। अभी नक्स वोमिका की जो फास्टिडियसनेस होती है उसका क्या पर्पस होता है? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, कि यार मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाए। उसमें एंजाइटी को काउंटर नहीं करना है अपनी, उसमें क्या है? मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाए। जैसे कि यार मेरा ऑफिस जो है प्रॉपर नीट एंड क्लीन हो। क्यों? कि जब मैं काम कर रहा हूं तो मेरे को टाइम ना वेस्ट करना पड़े। ठीक है, जब मैं पढ़ने बैठूं तो मेरी हर चीज प्रॉपर पड़ी हो, बुक्स, कि मुझे ढूंढनी ना पड़े उस टाइम मेरा टाइम वेस्ट हो। सो इन नक्स वोमिका द फास्टिडियसनेस इट कम्स बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी, एंड इन आर्सेनिकम the fastidiousness comes to reduce or to counter their anxiety. ठीक है ना? तो इसमें ध्यान रखना है नक्स वोमिका और आर्सेनिक की फास्टिडियसनेस का। आर्सेनिकम इज अ परफेक्शनिस्ट एट वर्क। ठीक है ना, बहुत परफेक्शन होती है, छोटी डिटेल्स में भी परफेक्शन होती है। ठीक है ना, जो फाइनल प्रोडक्ट भी आता है, जो उसने कोई काम किया उसका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा पूरा परफेक्ट होगा। ऐसे ही नेट्रम है, वो भी वेरी परफेक्शनिस्ट होते हैं एट देयर वर्क। बट दो कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे डिफरेंशिएट करना है? जो नेट्रम होते हैं, ठीक है ना, दे आर वेरी सेल्फ क्रिटिकल। वो सबसे बड़े खुद के दुश्मन खुद ही होते हैं नेट्रम। किसी को उनको गाली देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेट्रम खुद को ही सारा दिन गाली देता रहता है, यार मैं कैसा हूं, यार मैंने ऐसे कैसे कर लिया, यार मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है ना, अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक नेट्रम एंजाइटी का पेशेंट का केस देखा। ठीक है, हाइपर एंजाइटी थी उनको, पैनिक अटैक्स आते थे, पैनिक अटैक्स।
तो उनमें भी कहां से आई थी नेट्रम्यूर प्रिस्क्राइब हुई है, तो उनका भी क्या होता था, ये काम से अपने पेरिस में बाहर है, ठीक है, फादर घर पे हैं, फादर उनको कुछ नहीं बोलते फादर के मेरे को अकेला क्यों छोड़ा, या मेरे खुद से गिल्ट आती रहती है यार मैं कहाँ आ गया। जैसे फादर ने पूछ दिया कि बच्चे आज कैसा रहा तेरा दिन, मैं तो आज मेरे को खुद जाना पड़ा, इतनी लंबी लाइन थी बिजली के बिल। तो नेटवर्म क्या करेगा, खुद से अपने आप को गाली देना शुरू कर दिया, मैं कैसा बेटा हूँ, मेरे होते मेरे फादर को उधर जाना पड़ा। फादर ने कुछ नहीं कहा, ये खुद से इतनी स्ट्रॉन्ग सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ क्रिटिकल होते हैं ये लोग, और इतना स्ट्रॉन्ग फिर गिल्ट फीलिंग आनी शुरू हो जाती है इनमें। ठीक है, हाउ यू डिफरेंशिएट आर्सेनिक एंड नेट्रम्स। तो आपको लग रहा है यार दोनों फास्टिडियस है, यार ये सिंसियर है, दोनों सिंसियर है ना, दोनों फास्टिडियस हैं, दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, बट नेट्रम्स में क्या होगा, आपको गिल्ट अनवर्दीनेस बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगी। नेट्रम्स अपने आप को हमेशा अनवर्दी समझते हैं कि मैं इस काबिल ही नहीं मुझे प्यार मिले, मैं इस काबिल ही नहीं कि मेरे साथ जिंदगी में अच्छा हो, मेरे में कोई प्रॉब्लम है। सो दिस इज नेट्रम। आर्सेनिक एल्बम ऑन द अदर हैंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, ठीक है, और उनमें गिल्ट का जो फैक्टर होता है, दो दे आर कॉन्शियस बट वो गिल्ट फैक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। आर्सेनिक एल्बम क्या होते हैं, दे आर वेरी मोटिवेटेड। नेट्रम्यूर्स कैसे होते हैं, ये डीमोटिवेटेड होते हैं, हमेशा डीमोटिवेटेड। और आर्सेनिक कैसे होते हैं, आर्सेनिक बहुत मोटिवेटेड होते हैं, ये एंशियस होते हैं बट गिल्ट में नहीं होते। अगर मतलब इनका काम परफेक्ट नहीं हुआ तो ये एंशियस हो जाएंगे, बट ऐसे नहीं कि गिल्ट में चले जाएंगे, हाय मैंने क्यों नहीं किया, मैं कर सकता था। वो नेट्रम का पार्ट है। आर्सेनिकम जो होते हैं, दे इम्पोजेस हिज मेटिकुलस स्टैंडर्ड अपॉन दोज अराउंड हिम। आर्सेनिक बीइंग अ डिक्टेटोरियल रेमेडी, ये बोलेगा मैं तो परफेक्ट हूं, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, मेरे कोवर्कर, हर बंदा मेरे जैसा होना चाहिए ताकि वो ऑर्डर ना खराब हो, वो ऑर्डर बना रहे परफेक्शन का। नेट्रम्यूर क्या होता है, दे उनको सिर्फ अपने तक के विचारों का मतलब होता है, वो डिक्टेटोरियल होते ही नहीं, बोलते कि यार मैं खुद में बस अपना काम अपने ध्यान से करूं, बाकी जो करते वो उनका प्रॉब्लम। तो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन आर्सेनिक एल्बम एंड नेट्रम्स फास्टिडियस। और पहले हमने किस में डिफरेंशिएट किया, आर्सेनिक एल्बम एंड नक्सोमिकस फास्टिडियस में। देन कम्स द फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में क्या है, फिजिकली आर्सेनिकम्स कैसे होते हैं, इनके फीचर्स कैसे होते हैं, बोनी फेस होता है, जो फेशियल फीचर कैसे होंगे, बोन्स उनके में प्रोमिनेंट दिखेंगी, बोनी फेस, रिफाइंड पीपल, स्लिम बॉडी होगी, बोन्स होंगी बहुत लॉन्ग होंगी फिंगर्स की। जो वुमेन्स है उनकी बहुत ही डेलिकेट फेशियल फीचर होंगे। जो स्किन है, स्किन बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही डेलिकेट होगी। हेयर्स जो हैं वो बहुत ही फाइन पतले हेयर, डेलिकेट होंगे और बिल्कुल स्ट्रेट हेयर्स होंगे, करली नहीं होंगे, ऐसे खड़े खड़े नहीं होंगे। और इनका फोरहेड कैसा होता है, लॉन्ग फोरहेड होता है। और नोज कैसा होता है आर्सेनिक का, बहुत ही तीखा, शार्प नोज। ठीक है, तो अभी एक पेशेंट है मेरा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये पिक्चर दिख रही है आपको, दिख रही है ये पिक्चर? यस सर। हाँ, तो दिस इज अ केस ऑफ ऑटिज्म, ठीक है, जो आर्सेनिक से इंप्रूव हुआ है। बच्चा कैसा दिख रहा है आपको, फीचर, बोनी फेस, फेस कैसा है, बोनी है, जॉ लाइन दिख रही है, यस सर। जॉ की बोन दिख रही है, जॉनी बोनी फेस। कैसा है नोज, कैसा है, पॉइंटेड नोज, तीखा नोज, ठीक है, नैरो पॉइंटेड नोज। फिंगर्स कैसी हैं, कैसी फिंगर्स हैं, लॉन्ग फाइन Long. डेलिकेट फिंगर्स। ठीक है, Yes. ये बच्चे को देख के कैसा लग रहा है, कैसी लुक आ रही है, डेलिकेट। ठीक है, ये ऑटिज्म में है ये बच्चा किस में है, ऑटिज्म में। इसके बाल कटे देखो, है ना सब प्रॉपर ऑर्डर में, Yes sir. रिफाइंड लुक, ऐसे नहीं कि गंदा घूम रहे बच्चे या कुछ नहीं, दिस इज अ रिफाइंड लुक। So this is how the arsenic they come across as soft hair, softness of hair,
शाइनी, डेलिकेट हेयर, डेलिकेट स्किन, टफ स्किन नहीं होगी, रिजिड टफ स्किन। जैसे हम रिजिड फाइबर लेते हैं ना, रिजिड टफ फाइबर, वो किस में लेते हैं हम? नेट्रम्स, नक्स वोमिकास, सल्फर, मर्कसोल, रिजिड स्किन, टफ स्किन। इनकी स्किन कैसी होगी? मेंटली दे आर स्ट्रॉन्ग विल्ड बट वेरी डेलिकेट स्किन। और जो दूसरी रेमेडी आती है जिसमें डेलिकेट स्किन होती है और जो मेंटली बहुत पॉजिटिव और टफ होते हैं, दोज आर अदर आर लाइकोपोडियम्स। और थर्ड ऐसी रेमेडी जिसमें डेलिकेट स्किन होगी बट दे आर मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टफ इज प्लेटिना। ठीक है, प्लाटिना, लाइकोपोडियम एंड आर्सेनिक। सो इन क्लिनिक कैसे दिखेंगे हमें पेशेंट्स? जनरली कैसे दिखते हैं? इरेक्ट, पीठ बिल्कुल सीधी, विदाउट सपोर्ट, दे आर वेरी इरेक्ट। सो दिस इरेक्ट पोस्चर ये हमें क्या बताता है कि जो पर्सन है इनको लीन ऑन नहीं करना है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। जितने भी स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल होते हैं, वो हमेशा इरेक्ट बैठते हैं, बिल्कुल सीधी। स्पाइन जो होती है, स्पाइन पोस्चर बिल्कुल सीधा होता है। सेकंड, दे आर वेरी इम्पेशेंट, इनसे वेट करना बहुत मुश्किल होता है इनको। आंसर्स विल बी शॉर्ट, जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठंड ज्यादा, गर्मी ज्यादा, पसीना कैसा आता है, भूख कैसी लगती है, जो भी हम केस्टिंग के ड्यूरिंग पूछते हैं, तो उसके बहुत शॉर्ट, एब्रप्ट एंड हेस्टी आंसर्स होंगे। ठीक है, जनरली आर्सेनिकम्स दे डोंट लाइक टू बी क्वेश्चनड, या बार बार क्यों मेरे को पूछ रहे हो, क्यों इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। ठीक है, दे विल आस्क देयर डॉक्टर के भाई ऐसा केस पहले देखा है। उससे भी पहले वो ये पूछेंगे कि आपने मेरा डायग्नोसिस सही कर लिया, आर यू ऑन अ राइट ट्रैक। उसके बाद अगर आप इनको कंसोल करने की कोशिश करें कि भाई आपको आराम आ जाएगा, आपको ये हो जाएगा, उससे इनको दे गेट इनकंसोलेबल। ठीक है, अगर आर्सेनिक पेशेंट को आपने जेन्युइनली कंसोल करना है तो आपको राइट लॉजिक और रीजनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, राइट लॉजिक और रीजनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, दे माइट बी वेरी सरकास्टिक, मॉकिंग इन देयर आंसर, एंड सारे प्रोसेस के ड्यूरिंग दे विल बी वेरी अनथैंकफुल। मैंने अपनी लाइफ में जनरली एक्सेप्ट जब पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए और डिजीज स्टेट से बाहर निकल जाए, ठीक है, मैंने आर्सेनिक्स को थैंक यू बोलते नहीं देखा। आखिर में थैंक यू डॉक्टर, आपने अच्छे से किया, होता ही नहीं आर्सेनिक में। इग्निशियस में होता है, आप उनको अच्छे से अटेंड करते हैं, और रेमेडीज में होता है आप उनको अच्छे से अटेंड करते हैं, दे विल थैंक यू आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू आपने हमें कंसीडर किया। इनको अगर आप इमरजेंसी कॉल भी पिक करते हैं, कुछ भी करते हैं, सो दे आर वेरी रफ इन दैट। वो बोलते हैं कि यार ये तो डॉक्टर की ड्यूटी है ना पेशेंट को सुनना, इसमें क्या थैंक यू बोलना। so they will come across very unthankful people. How will be the child of arsenic? The baby can only be quiet. बच्चा जो रोता रहता है आर्सेनिक का, जब उसको आप रैपिडली लेके घूमेंगे। कैरेज डिजायर है, और कैरेज डिजायर भी कैसी है? फास्ट कैरिंग डिजायर। उसको लेके घूमेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तब वो आराम आता है। आर्सेनिक बच्चों की एक पर्टिकुलर क्राई होती है विच इज वेरी पिटीफुल क्राई। पिटीफुल क्राई क्या मतलब? इन ये बच्चे जब रोते हैं आर्सेनिक के, आपको तरस आ जाता है। ऐसी क्राई जिससे हर एक का तरस आ जाए। जब ये बच्चे रोते हैं तो हर एक को होता है यार दे यार, मैं गोद में उठा दूं उसको। इरिटेट नहीं होंगे, जैसे कैमोमिला की क्राई होती है, सीना की क्राई होती है, आप इरिटेट हो जाते हैं। इनकी जस्ट लाइक पल्साटिल्ला लाइक को पिटीफुल क्राई होती है, आपको तरस आ जाएगा यार दे यार, मैं उठा लेता हूँ यार, ये बेचारा बच्चा क्यों रो रहा है। नाउ आर्सेनिकम चिल्ड्रन, they are possibly the most attractive children, just like tuberculino, ठीक है ना। अट्रैक्टिव चिल्ड्रंस होते हैं बहुत ज्यादा बच्चे। क्यों अट्रैक्टिव लगते हैं? क्योंकि बहुत रिफाइंड लुक होती है, क्या ना, बहुत रिफाइंड लुक होती है, फाइनली मेड, ऐसे लगते हैं बच्चे बहुत डेलिकेट स्किन है, डेलिकेट हेयर्स हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्यूट स्टेज ऑफ गैस्ट्राइटिस पेन, अभी इन बच्चों को जनरली कैसे ईज होता है? जब इनको वार्मथ दें, या तो गर्म दूध दे दें, उससे आराम आ जाता है, कुछ गर्म पिला दिया, बच्चों का गैस्ट्राइटिस कम हो जाता है, या बाहर से अगर आप इनको वार्मथ देंगे, इनको आराम आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी आर्सेनिक खत्म करेंगे। एक शॉर्ट केस है ऑटिज्म का, ठीक है, जिसके बारे में डिस्कस करूंगा, एक पेपर केस दिव्यांश का, बच्चों में जो अभी मैंने हम बच्चा दिखाया, ठीक है ना, दिव्यांश, इस बच्चे का केस है। अभी तो ही इज फाइन, क्वाइट फाइन, मतलब इसने 80% रिकवरी कर रही है। 2 साल पहले मेरे पास आए थे,
ऑटिज्म का केस था बच्चे का। तो ऑटिज्म के केस में हमें क्या इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई ऑटिज्म का केस आता, पहले तो ये देख बताओ कि ऑटिज्म डेवलप कैसे होता है, ठीक है। क्यों डॉक्टर एनिमल क्या बोलते हैं, जब भी कोई केस आया सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, नॉलेज ऑफ डिजीज। तो ऑटिज्म कैसे होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑटिज्म कैसे होता है, कौन से कंफ्लिक्ट हैं जो ऑटिज्म को बनाते हैं, और क्या है ऑटिज्म का आउटलाइन। कॉन्फ्लिक्ट। कौन से कंफ्लिक्ट हैं या कौन से कॉजेज हैं जिससे बच्चा ऑटिज्म में जाता है। पहले ऑटिज्म क्या होता है ये समझते हैं हर बार। अगर किसी को नहीं पता तो मुझे बोल दीजिए, मैं ऑटिज्म भी एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है। बोलो। ऑटिज्म क्या होता है। सो ऑटिज्म ठीक है, बिहेवियर डिसऑर्डर है जिसमें आपका ब्रेन जो है ना, पैथोलॉजिकली इट इज वेरी फाइन, कंप्लीटली फाइन, स्ट्रक्चर वाइज ब्रेन बिल्कुल ठीक है, ईईजी कराइए, एमआरआई कराइए, बिल्कुल ठीक आएंगी, बट उसकी फंक्शनिंग की प्रॉब्लम है। तो इट इज अ बिहेवियर डिसऑर्डर जिसमें बच्चे का बिहेवियर खराब हो जाता है। ऑटिज्म के बच्चे को क्या होता है, सोशल जो स्किल्स है जिससे हम सोसाइटी इंटर करते हैं, हमारे वो सारे सोशल स्किल कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं ऑटिज्म में। कौन कौन से सोशल स्किल है जिससे हम सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं, हमारा आई कांटेक्ट, हमारी स्पीच, हमारे इमोशंस, हमारी टच करने की, ठीक है। तो इन बच्चे में वो सारा लूज होना शुरू हो जाता है। तो ऑटिज्म भी 3 टाइप की है, माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर ऑटिज्म है। इट कम्स अक्रॉस एज अ कितने स्ट्रॉन्ग और सीवियरिटी है इन सिम्टम्स में, ठीक है। जो सीवियर ऑटिज्म वाले उनको तो कन्वर्जन्स भी आते हैं, दे बिकम वेरी डिस्ट्रक्टिव और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेपिटेटिव बिहेवियर हो जाता है उनका, कि रिपीट करते रहना, अगर एक टॉय से खेलते हैं बस उसके साथ ही 24 घंटे खेलते रहना, रेपिटेटिव बिहेवियर। सो ऑटिज्म डेवलप क्यों होता है, जो पहला कंफ्लिक्ट है दैट इज सेपरेशन कंफ्लिक्ट, ठीक है। जब बच्चा प्रेगनेंसी में मदर की वूम में है, मदर सेपरेशन कंफ्लिक्ट से जाती है, तो ऑटिज्म डेवलप होता है। तो ऑटिज्म की जो मदर्स होती हैं उनमें 2 इमोशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं जो एक साथ चलती हैं, एंगर एंड फियर, एंगर एंड फियर, ठीक है। इन 2 कंफ्लिक्ट्स के कारण क्या होता है, जैसे मैंने पहले बोला, राइट लोब और लेफ्ट लोब दोनों ब्रेन की उसका डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है, उसके कारण ऑटिज्म डेवलप हो जाता है। उनको बोलते हैं हम ऑटिस्टिक बच्चे, जो रेपिटेटिव बिहेवियर करते रहते हैं, जो खुद में गुनगुनाते रहते हैं, उनकी कोई स्पीच डेवलप नहीं होती। तो दिस इज हाउ ऑटिज्म डेवलप। तो ऑटिज्म का जो सबसे बेसिक कंफ्लिक्ट होता है, जब जहां से शुरू होता है, दैट इज सेपरेशन कंफ्लिक्ट, कि उसकी मदर ने कोई सेपरेशन फील की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर जो बच्चे, कई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल 3 साल तक भी ठीक थे, उसके बाद ऑटिज्म में जाना शुरू हो गए। फिर वहां पे हमें देखना पड़ता है कि यार इसको सेपरेशन कहाँ से आई, कोई मेड तो नहीं अलग हो गई, कोई फ्रेंड तो नहीं अलग हो गया। जैसे अभी एक मैंने पेशेंट देखा था, सिंगापुर का वो पेशेंट है, तो उसकी फैमिली क्या हुई, सिंगापुर में वो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, ठीक है। तो वो बच्ची जो थी वो अपनी सिस्टर्स के साथ रहती थी। उसके बाद अभी क्या हुआ, वो पुणे मूव कर गए, पुणे आ गए, ठीक है। तो जब वो मूव किए पुणे से, तो बच्ची ने क्या हुआ, उसमें ऑटिज्म डेवलप होना शुरू हो गया, वो सेपरेशन के कारण उसकी ग्रोथ रुकनी शुरू हो गई, ठीक है ना। तो वहां से ऑटिज्म डेवलप होना शुरू हो गया। एक और बच्चा था, ठीक है ना, वो भी फॉरेन में है, वो वेस्ट बंगाल के बच्चा है। वो क्या था, जब यहाँ पे नाना नानी के पास था, मदर यहाँ पे थी ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, तो बच्चा बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो 2 साल के बाद मदर को फादर के पास आयरलैंड मूव करना पड़ा। तो जब मदर वहां पे मूव हुई, बच्चे की अटैचमेंट थी नाना नानी के साथ, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, दिस ऑटिज्म स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड, मतलब वो अफेक्ट करना शुरू कर दिया ऑटिज्म ने बच्चे को, ठीक है। वहां पे जाके बच्चा ऑटिज्म में जाना शुरू हो गया। सो ऑटिज्म में हमें कंफ्लिक्ट क्या है, सेपरेशन
तो हमें जो एलिमेंट्स है उसकी सेपरेशन के अराउंड लेनी होती है, किस चीज से बच्चा सेपरेट हुआ। ये तो है 2 एग्जांपल। एक और है, ठीक है, हमारे नोन में है किसी बच्चे को ऑटिज्म हुआ। उसमें क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इस बच्चे को बस इतना ही दूध देना है 3 टाइम, इससे ज्यादा नहीं देना। तो बच्चा बड़ा होता गया, लेकिन उसको 100 ml 3 टाइम ही देते गए। मदर फादर अवेयर नहीं थे इस चीज में, हो जाते ना मदर फादर बिल्कुल। तो बच्चा बेचारा फूड से सेपरेट होने के कारण ऑटिज्म में चला गया। उसको मिल्क कितना पसंद था, मिलता नहीं था, उससे भी उसका कन्फ्लिक्ट जनरेट हो गया। सो बेसिकली दिस शोज अ हाइपर सेंसिटाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड। तो ऑटिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, 3 चीजें होती हैं जिसपे हम जनरली ऑटिज्म में दवा देते हैं। पहली होती है डिस्पोजिशन, बेसिक डिस्पोजिशन बच्चे की कैसी, ऑब्स्टिनेट है, माइल्ड है, अफेक्शनेट है, कैसा बच्चा है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फिजिकल, स्ट्रॉन्ग हम फिजिकल सिम्टम्स लेते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फिजिकल सिम्टम्स लेते हैं। तो देन वी प्रिस्क्राइब इन द केस ऑफ ऑटिज्म, ठीक है। दिस इज वेरी सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दी। डिस्पोजिशन एंड स्ट्रॉन्ग फिजिकल लीजिए, ऑटिज्म के केस बहुत अच्छे से बाहर आते हैं। और इसके साथ साथ एलिमेंट अगर आपको मिल जाए कि सेपरेशन किसके अराउंड हुई, या अगर मदर से मतलब वूम से ही बच्चा ऑटिस्टिक है तो मदर की प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग उसने कौन से एलिमेंट्स को फेस किया। इन दिस केस ऑफ दिव्यांश, मदर हिस्ट्री में हमें क्या मिला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये बच्चा बचपन से ही ऑटिज्म में गया। बचपन से हमें कैसे पता लगे ऑटिज्म में है बच्चा, इसके माइलस्टोन डिले होने शुरू हो जाएंगे। बैक होल्डिंग, सिटिंग, क्रॉलिंग, इन बच्चों के वो माइलस्टोन डिले होने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी मदर हिस्ट्री में क्या था कि फादर कहीं और जॉब करते थे और मदर इन लॉज के पास थी, और इन लॉज के पास मदर को प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रहा था, ठीक है। मदर बीइंग अ पल्सर इन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको जब काम करना पड़ता था तो उसको लगता था कि यार मेरी कोई केयर ही नहीं कर रहा, इनको मेरी प्रेगनेंसी की इंपॉर्टेंस ही नहीं है, और मैं अपने पति के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि पति की अभी नई जॉब है, ठीक है, पति की अभी नई जॉब है, और मैं उधर जाके उन पे बोझ नहीं बन सकती। तो इस सिचुएशन में मदर ने क्या फील किया, टक, यार मैं फंस गई, ठीक है, मैं फंस गई, ना तो मैं इन लॉज के पास रह सकती हूँ, मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और ना मैं अपने पति के पास जा सकती हूँ, मैं बहुत फंसी हुई हूँ, मैं बहुत स्टक फीलिंग है मेरे को स्ट्रॉन्ग। उसके साथ साथ सेपरेशन कन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, स्टक फीलिंग आई। उसके बाद क्या हुआ, मदर के थोड़ी सी ब्लीडिंग शुरू हो गई, ठीक है। तो अभी मदर को फियर आना शुरू हो गया, उनको बोला कि भाई तेरे को बेड रेस्ट चाहिए, कंप्लीट बेड रेस्ट लो। तो एंटीसिपेशन फियर शुरू हो गया, यार बच्चे को कुछ ना हो जाए, ये बच्चे को कुछ हो गया फिर मेरा पति मुझे छोड़ ही ना दे, ठीक है, ये बच्चे को कुछ हो गया मेरे इन लॉज मेरे को तंग ही ना करना शुरू कर दें कि ये तो किसी काम के लायक नहीं है। होता है ना, हमारी बहुत कंजर्वेटिव फैमिलीज होती हैं तो फीमेल्स बहुत इमोशंस के थ्रू जाती हैं उसमें। तो दिस फियर ऑफ लॉस प्लस एंटीसिपेशन प्लस दिस स्टक अप फीलिंग, ये कॉन्टिन्यूस हमें मिली प्रेगनेंसी से। उसके अलावा हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चे में, तो बच्चा बोलता तो होता नहीं ऑटिज्म का, ना कुछ बता सकता है उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं क्या भी। सो इसमें ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फिजिशियन की। हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि एक तो बच्चा नॉन डिस्ट्रक्टिव है, मतलब अगर इसको गुस्सा आता भी है तो ये किसी को मारता नहीं है, ये अपने टॉयज नहीं तोड़ता है, ये कोई भी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, ठीक है ना, नॉन डिस्ट्रक्टिव माइल्ड बच्चा है, ठीक है। फिर मैं उसकी फोटो दिखा देता हूँ, ये देखो बच्चा। उसके साथ साथ क्या है, इसके लॉन्ग फिंगर्स हैं और सॉफ्ट हेयर है। जब ये हेयर को टच करो ना, दीज आर वेरी सॉफ्ट टू टच, ऐसे मुलायम, बाल कैसे बिल्कुल मुलायम, और लॉन्ग फिंगर्स है। उसके साथ साथ एंटीसिपेशन का जो पार्ट चल रहा था और फियर एंटीसिपेशन जो चलता गया कि बच्चे की ब्लीडिंग हुई ना, कि यार ये बच्चा ना चला जाए, ये बच्चे को कुछ ना हो जाए, ठीक है ना। So from all these things I have prescribed him arsenic 200 2 years back, 3 बार रिपीट करी होगी आज तक, और ये बच्चा इतना पॉजिटिवली निकल रहा है। नाउ ही इज डूइंग वेरी फाइन, ही इज इन क्लास 6th और 7th आई थिंक, और बहुत ही प्रॉपरली ये बच्चा अपने जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उसमें कर रहा है, बहुत इंप्रूव्ड रहा है केस, ठीक है ना। तो दिस इज द केस विच आई वांटेड टू डिस्कस। हम पढ़ते तो है ही हैं,
लेकिन हम उसको क्लिनिकली कैसे यूज करते हैं, वही मैंने बोला, 3 चीजें जो मैंने बोली। जनरली अगर आर्सेनिक में एंटर करना है, कॉम्प्रिहेंशन इजी होनी चाहिए, सिंसियर डिस्पोजिशन होनी चाहिए, एंड थर्ड क्या, रिजिड माइंडेड, कि जो उनकी लाइक्स हैं, उनकी डिसलाइक्स हैं, ठीक है, जो उनकी ओपिनियंस हैं, वो बहुत स्ट्रांग होंगे। वो ऐसे नहीं कि तुमने बोला ये नहीं यार ये सही है, तो वो जल्दी चेंज नहीं होते आर्सेनिक के ओपिनियन, ठीक है ना। तो इसलिए वो रिजिड माइंडेड होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन इजी होती है, और उसके साथ साथ सिंसियर पीपल होते हैं, जिनको पता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका क्या मीनिंग है, दिल से काम करते हैं, उसको समझ के काम करते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन आज के आर्सेनिक को आपने समझा, कैसा रहा? आई होप इसके बाद आप अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सकें आर्सेनिक को, और उसको डिफरेंशिएट कर सकें काली से, नेट्रम से, नक्स से। सर आर्सेनिक और पैरामेट की फास्टिडियसनेस में क्या अंतर होगा? आर्सेनिक और पैरामेट। बच्चे, हाँ मैम, पैरामेट की जो पहले तो फास्टिडियसनेस हम इन जनरल तो वो क्लोनिक को लेते हैं, उसको नहीं लेना है, उसके पीछे पर्पस क्या है उसको देखना है, ठीक है ना। अभी मैंने बोला नक्स का क्या पर्पस है, कि एफिशिएंसी जो है वो खराब ना हो, ठीक है ना। पैरामेट की जो फास्टिडियसनेस होती है उसमें ये होता है कि यार जो मेरा गोल है, जो मेरी अचीवमेंट है वो स्लो ना हो। डे टू डे अचीवमेंट में क्या होता है, पैरामेटेलिकम्स में क्या होता है, मैं जल्दी फ्री हो जाऊं। पैरामेटेलिकम की जो लेडीज होती है उनको होता है यार घर का काम मैं जल्दी फिनिश करूं, ठीक है ना। या अगर घर में शादी है तो पहले से हर चीज प्रॉपर करना शुरू कर देंगे, उसमें भी पर्पस क्या होता है कि यार जो काम है ना वो आगे हिंड्रेंस आए, पहले मैं फिनिश कर दूं। तो उसमें क्या है, गोल अचीवमेंट बहुत स्ट्रांग होता है पैरामेटेलिकम में, कि जल्दी कंप्लीट कर दो, प्रॉपर कंप्लीट कर दो। लेकिन फेरमेट और आर्सेनिक की जो फास्टिडियसनेस है उसमें क्या होता है, आर्सेनिक की जो फास्टिडियसनेस है इट इज वेरी डिटेल्ड, छोटी से बड़ी, वो बहुत ही प्रॉपर ऑर्डर में जाएंगे अपने काम के लिए। फेरमेट में क्या होता है, बस वो काम खत्म कर दो, ठीक है ना। इसलिए दे बिकम वेरी पर्टिकुलर इन द थिंग्स। जिससे पर्पस क्या है, आर्सेनिक का क्या पर्पस है कि मैं एंजाइटी स्टेट में ना चले जाऊं, या कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं। पैरामेट का क्या है, टास्क कंप्लीशन है पर्पस फास्टिडियसनेस के पीछे, ठीक है ना, जल्दी कर दूं मैं हर चीज। और कोई क्वेश्चन? हेलो हेलो हाँ जी, सर हेलो। एक चीज मुझे पूछनी थी। बोनिंगसन सर ने ग्रेफाइटिस भी दी है फास्टिडियसनेस में आर्सेनिक नक्स वोमिका के साथ। सर इसके पीछे क्या रीजन है? देखो ग्रेफाइटिस की जो फास्ट, पहले तो वही है आर्सेनिक नक्सवोमिका का, जो हम अभी विजिकर सर को आपने सुना लेक्चर्स में, ठीक है, प्रफुल्ल सर क्या बोलते होते थे, नक्सवोमिका दे आर ओनली फास्टिडियस एट देयर वर्क प्लेस, ठीक है। तो नक्सवोमिका में आपको जनरलाइज फास्टिडियसनेस नहीं मिलती है। दिस इज हाउ नक्सवोमिका है, जनरलाइज नहीं होंगे, लेकिन जहाँ पे काम है, जहाँ पे उनको लग रहा है कि यार मेरा एम्बिशन है, गोल है, वो ना हिंडर हो जाए, एफिशिएंसी ना हिंडर हो जाए, वहां पे वो फास्टिडियस होते हैं। बाकी जगह अगर आप केयरलेस केयर फ्री में लेंगे, वो दैट इज नक्सवोमिका, दैट इज हाउ नक्सवोमिका इज। ग्रेफाइटिस में पहली चीज, हाउ यू डिफरेंशिएट ग्रेफाइटिस एंड आर्सेनिक इज, ग्रेफाइट्स में उनको अपने तक मतलब है कि मेरा जो ड्यूटी है मैं उसको पूरा करूं, पहली चीज। सेकंड चीज, they have a slow comprehension, that is why they become fastidious and ordeal। ऑडियल समझ रहे हैं ना, ऑर्डर में, और उनकी स्लो कॉम्प्रिहेंशन के कारण वो ऑर्डर में चले जाते हैं और फास्टिडियस हो जाते हैं, ठीक है ना, कि मेरी कॉम्प्रिहेंशन स्लो है, तो जो जो चीजें मैं सीखता जाता हूँ मैं रोज उसको रूटीन में करता जाऊं। आर्सेनिक का वो नहीं होता। आर्सेनिक का जो है फास्टिडियसनेस, उसमें क्या है, एक तो वही है एंग्जाइटी, ठीक है, हर चीज के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो, प्लस वो हर चीज, हर जो उसकी और फास्टिडियसनेस है वो दूसरे पे भी थोपेगा। हमने नेट्रम्यूर कैसे डिफरेंशिएट किया कि नेट्रम्यूर सेल्फ सेंटर्ड होता है, आर्सेनिक सब पे थोपेगा, यार हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, तू भी परफेक्ट हो जा। ग्रेफाइट्स में भी ऐसे होता है, दे आर सेल्फ सेंटर्ड, बट उनकी जो फास्टिडियसनेस है उसका पर्पस क्या होता है, इज अ स्लो कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड स्लो टू कॉम्प्रीहेंड थिंग्स। तो उनको क्या होता है कि यार मैं पहले से ही हर चीज ऑर्डर में करता जाऊं,
क्योंकि अगर कुछ भी सडन आया तो मैं इम्प्रोवाइज नहीं कर पाऊंगा। मैं इम्प्रोवाइज मतलब ऑन द स्पॉट में कोई नई चीज नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए दे गो इनटू द ऑडियल जर्नी। ओके सर। ठीक है, समाप्त करें। आर्सेनिक का हो गया, अभी आप अच्छे से प्रिस्क्राइब हम कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हेलो। अभी सिर्फ आप आर्सेनिक को एंजाइटी और एप्रीहेंशन पे सिर्फ प्रिस्क्राइब मत कीजिए, उसकी डिटेल को समझिए, उसमें कंफ्लिक्ट ढूंढिए कि अगर यार स्टक अप फीलिंग हमें शुरू से मिल रही है या फियर ऑफ लॉस मिल रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, देन वी शुड प्रिस्क्राइब आर्सेनिक। कोई क्वेश्चन पूछने वाला था? हाँ सर, एक क्वेश्चन था हाँ जी, मेरा। हाँ जी, पूछिए बिल्कुल। और सर मैं ये जानना चाह रहा था सर, एक केस है जो अभी अंडर ट्रीटमेंट है। ओके, और ओके। उसमें एक्चुअली में सर उसका जो तो सर जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था वो आर्सेनिक से स्टार्ट किया था। जो आपकी थोड़ी वॉइस, बेसिकली जो स्टेट डॉक्टर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आपकी थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा सर, अब बेसिकली बोलिए। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि सर आर्सेनिक देने के बाद उनकी एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और फियर जो बहुत सारे सिम्टम थे वो सेटल डाउन हो गए। और ठीक है, सर जो अभी सिम्टम रह गया है बेसिकली वो सिम्टम बार बार ये है कि उनका किसी भी काम में मतलब बोलते हैं आके कि मेरा मन नहीं लग रहा किसी भी काम में, ना कुछ खाना बनाने में ना खाने में, मेरे मन में कुछ रहा ही नहीं है। इस तरीके से कंप्लेन रहती है, ये सिम्टम बार बार आ रहा है सर। हम्म। तो देखिए, ये जो है ना आपकी जो आर्सेनिक है वो, इसको समझिए, ये बहुत आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया। ठीक है, यही यही मैं आमतौर पे डिस्कस करता हूँ जब स्टूडेंट्स आते हैं, बात करते हैं ना डॉक्टर्स के साथ। तो होता क्या है, आर्सेनिक का ना एंजाइटी एप्रीहेंशन पे बहुत बड़ा एक्शन है। ठीक है, तो आपने जब पेशेंट देखा होगा, आपको लगा होगा यार बहुत एंशियस है अपनी बीमारी को लेके, इसमें फियर ऑफ डेथ है, तो आर्सेनिक दे देता हूँ, है ना। तो आर्सेनिक ने सिर्फ कहाँ तक काम किया, उसकी एंजाइटी और फियर तक काम किया। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। जी सर, जी सर। ठीक है, तो जी इस सर। केस में सिफिलिटिक पार्ट क्या था, उसका इंडिफरेंस टू वर्क, मन ना करना काम करने का। मन क्यों नहीं कर रहा आपके पेशेंट का काम करने का? क्योंकि जो उसका एनर्जी एक्सिस है, जो जहाँ पे वो जो उसकी एटीपी प्रोडक्शन है वो प्रॉपर हो ही नहीं पा रही, उसके पास उसके कारण उसके पास क्या है, सफिशिएंट एनर्जी ही नहीं है काम करने की। तो इसलिए हम क्या होते, कई बार हो जाता है ना, हमारा मन ही नहीं करता सुबह उठने का, एनर्जी नहीं है। दूसरा, मेंटल फिटीगनेस है। मेंटल फिटीगनेस के कारण क्या होता है, इंडिफरेंस में रहते हैं। सो दिस इज अ सिफिलिटिक पार्ट। अगर वो आपकी रेमेडी राइट होती तो उसकी एंजाइटी बाद में जाती, पहले ये बेटर होना शुरू होता है कि डॉक्टर साहब अब मैं काम करना शुरू कर देता हूँ, या मुझे उठना इजी लगता है। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी प्रोडक्शन शुरू हो गया। सोरा क्या है, हमारी बॉडी का सोरा क्या है, फूड, ऑक्सीजन, है ना। पर इस सोरे को का पर्पस क्या है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एनर्जी। कोई भी पेशेंट है हमारा जब इंप्रूव करता है, सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी साइकिल एक्टिवेट हुआ कि नहीं, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर हुई कि नहीं। अगर एनर्जी साइकिल नहीं प्रॉपर, सबसे पहले क्या जाना चाहिए, वीकनेस, मेंटल फटीग। अगर वो नहीं गया तो आपकी मेडिसिन ने क्या किया, वो पार्शियली एक्ट किया, छोटे से स्फीयर में एक्ट किया बीमारी के, जिसमें सिर्फ एंजाइटी था। अगर आप राइट रेमेडी देंगे अभी तो इंडिफरेंस जाना शुरू हो जाएगा, एंजाइटी फिर से वापस आएगी। बट अभी जो ये एंजाइटी आएगी, इट वॉन्ट बी सिफिलिटिक, इट वॉन्ट बी एन एंजाइटी जो अनकंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड एंजाइटी है, डॉक्टर साहब अभी मैं एंशियस होता हूँ लेकिन फिर मैं उसको किसी काम में मेरा ध्यान लग जाता है तो फिर मेरे को वो भूल जाता है। दिस इज कंट्रोल्ड एंजाइटी, दिस इज हेल्दी। ठीक है, तो इसमें जब बीमारी देखते हैं ना, इसको बोलते हैं नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ पेशेंट, डॉक्टर हनुमान इसी को बोलते हैं ना। तो नॉलेज ऑफ पेशेंट में हमें ये समझना चाहिए कि इसमें सबसे पहले क्या ठीक होना चाहिए, इसमें डिस्ट्रक्टिव पार्ट क्या है, इस इंसान का डिस्ट्रक्टिव पार्ट क्या है कि उसमें एनर्जी ही अनफ प्रोड्यूस नहीं हो रही, और उसकी जो माइंड की क्लैरिटी है और कॉम्प्रिहेंशन है वो इतनी ज्यादा इफेक्ट हो चुकी है कि अभी उसका किसी भी जगह करने की वो सक्षम ही नहीं है कोई काम करने की। और यही सबसे पहले ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो चेंज करिए उसको, रेमेडी को। ठीक है, समाप्त करते हैं आज का लेक्चर।